अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम लेक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम ये जो टॉपिक है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर आप तैयार करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने फेरेंक्स पढ़ा, एसोफेगस पढ़ा। ठीक है, फूड पाइप। तीसरे नंबर पे हमने मैदा पढ़ा है, और ये चौथे नंबर पे क्या है जी, तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अंतड़ियां होती हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या काम करती है, इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ये आपने अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार करना। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, वो बच्चे वहां पे देख सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बलदार नाली है बच्चे, क्वाइल्ड ट्यूब है। बलदार नाली से मुराद ये है कि इसमें बल बहुत हैं। ये देख सकते हैं आप, इतनी सी जगह है पेट में। ठीक है, और इतनी सी जगह पे ये नाली है, और इसमें बल आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। और इस बलदार होने की वजह, इसकी खुराक की डाइजेशन में मदद करती है, बलदार होने की वजह से ये। इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर है। अब देखें ये कितनी लंबाई है, कि इंसान का कद होता है चंद फीट, 5-6 फीट। ठीक है, और ये देखें ये मीटर्स में जा रही है, यानी कि ये इस तरह क्वाइल की गई है, इस तरह इसको पैक किया गया है। इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से इसके इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तरतीब पूछी जाती है, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके हिस्से हैं। तो यह सवाल ये इस तरह रला मिलाकर पूछा जाता है कि लार्ज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हिस्से हैं, लार्ज के भी हिस्से हैं। तो वो आपको इस तरह पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन आगे पढ़ेंगे तो उसके भी 3 हिस्से हैं, कोलोन, सीकम और रेक्टम है। तो इसका जो पहला हिस्सा है वो है ड्यूडेनम। ठीक है, दूसरा है जीजनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है ना। तो इसको आप तरतीब याद करेंगे तो आप इसको DJI बोल दें। ठीक है ना, वो डीजे मशहूर है, DJI बोल लें आपको इसको। ठीक है, तो डी से ड्यूडनम, जे से जीजनम, और आई से क्या हो जाएगा बेटा जी, इलियम। ठीक है, तो जो ड्यूडनम है ये सबसे छोटा हिस्सा है, पहला हिस्सा है, और तकरीबन सिर्फ ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये 1 फीट भी नहीं है। ठीक है, और जो जूजनम है दूसरा है, दरमियानी हिस्सा है, दूसरा या दरमियानी हिस्सा, ये 2.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 2.5 मीटर लंबा है ये। और जो इलियम है ये आखिरी हिस्सा है बच्चे, ये 4 मीटर लंबा है। ठीक है, ये सबसे लंबा हिस्सा है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, ये आपको दिखाया गया है, एलेबोरेशन दिखाई गई है कि आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये आपको इसके हिस्से मिलेंगे। ये 3 हिस्से हैं। ठीक है, ड्यूड्रम है ये सबसे पहले, बिल्कुल ये छोटा सा मैदे से खुराक जो है जहाँ पे ये जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ज्यूजनम है। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है, ये वाला। और उसके बाद क्या है, इलियम है। ठीक है, ये वाला आखिरी हिस्सा, बलदार हिस्सा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या हैं, तीनों हिस्से हैं। हमने पढ़ा था बच्चे, कुछ असेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि अकेला एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है कि जिसमें मुंह से लेकर एंड तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है, बल्कि साथ ग्लैंड्स भी हैं जो काम करते हैं। ठीक है ना। तो कुछ और आर्गन्स भी हैं, तो जिगर है बच्चे, और पेंक्रियाज है, ये भी आपको खुराक की डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो ये भी मुख्तलिफ रतूबतें खारिज करेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ड्यूडनम में खुराक पर जिगर और लबलबा की रतूबतें असर करती हैं। तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे मुख्तलिफ बाइल डक्ट्स के जरिए जहाँ पे रतूबतें असर करेंगी बच्चे, वो क्या है, वो ड्यूडनम में असर करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पहला हिस्सा है वहाँ पे करेंगी। तो ये बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेंक्रियाटिक डक्ट आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएगी कॉमन बाइल डक्ट के साथ, वो जो कि गाल ब्लेडर से आ रही होगी। ठीक है ना, आपका जो गाल ब्लेडर है वो जिगर के साथ मुंसलिक है। ठीक है, तो जिगर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल बनता है, ये क्या काम करता है इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। वो बाइल बनकर इधर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर से ये एक नाली के जरिए, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, इसको कॉमन बाइल डक्ट इसलिए बोलना है क्योंकि इसमें पैंक्रियाटिक
जो पैंक्रियाज लबलबा है आपका, यहाँ से आने वाली रतूबतें भी आकर इसी में ही ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जो ये इसी में यहाँ पर मिलेगी, इसलिए हम इसको कॉमन बाइल डक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये बाइल के लिए और पैंक्रियाटिक जूस के लिए एक ही है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ड्यूड्रम में खुराक पर जिगर लबलबा की रतूबतें असर करती हैं। जिगर की रतूबत यानी बाइल, अब जो जिगर से रतूबत निकल कर आ रही है बनती जिगर में है, ठीक है, ये जो बाइल है, और स्टोर कहाँ होती है, गाल ब्लेडर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है कि ये बनती है जिगर में और स्टोर कहाँ होती है, बाइल उसमें, गॉल ब्लेडर में। अच्छा, ये जिगर की रतूबत है, बाइल है, ये क्या है जी, एक नाली यानी कि कॉमन बाइल डक्ट मैंने आपको दिखाई है, उसके लिए ड्यूडेनम में दाखिल होती है। बाइल का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बाइल क्या काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बाइल में ऐसे नमकियात होते हैं जो बड़ी फैट्स को छोटे कतरों यानी कि ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि इसमें कुछ साल्ट्स होंगे, नमकियात जो आपने फैट्स खाई हैं, कोई घी खाया है, मक्खन टाइप या इस तरह की चीज़ें कोई खाई हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, जो बड़ी फैट्स होंगी उसको छोटे कतरों में तोड़ देते हैं। इस तरह एक यानी कि मिल्की फ्लूइड, दूधिया स्याल बनता है माया, जिसमें फैट्स के कतरे अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना, इन अलग अलग कतरों की सूरत में इसको जो बाइल है वो तोड़ देता है फैट्स को। ठीक है, और इस अमल को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये है इमल्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि एमल्सिफिकेशन से क्या मुराद है, इसकी भी तारीफ यही हो गई। बाइल का क्या फंक्शन है, इसकी भी तारीफ यही है। ठीक है ना, कि बाइल में नमकियात होते हैं जो फैट जो हम खाते हैं उनको छोटे कतरों में तोड़ देते हैं और इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो जो भी आ जाए आपने यही लिखना। देखें बच्चे, बाइल को अल्लाह ताला ने ये बड़े अच्छी तरीके से, ये आपके वेस्ट रिमूव करने का भी तरीका है कि देखें, जो बाइल है, जिगर है, वो अकेला बाइल ही सिक्रीट नहीं करता, वो और भी बड़े काम करता है। ठीक है ना, वो यहाँ पे पढ़ते हैं, बाइल में रंगदार मादे होते हैं जिन्हें हम पिगमेंट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जिगर में रेड ब्लड सेल के टूटने से बनते हैं और ये रंगदार मादे फुजला के जरिए जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। देखें बच्चे, आप फुजला करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, पेशाब करते हैं, तो उसके जरिए आपके जिस्म से बहुत सारे जो खतरनाक मादे हैं जो जिस्म के लिए खतरनाक हो सकते हैं वो निकाले जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे उसने बताया है, अब आपको पता है कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, हमारा जो ब्लड का सेल होता है, रेड ब्लड सेल, उसकी जो एज होती है वो 120 दिन होती है। ठीक है ना, 120 दिन के बाद उसने टूटना है, खत्म हो जाना है, तो वो खत्म होकर कहाँ जाता है, जिस्म से किस तरह निकालते हैं, तो बेटा वो उसको जिगर में तोड़ा जाता है, जिगर में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और जिगर के जरिए जब ये बाइल डक्ट, जिगर के जरिए बाइल डक्ट में आ जाते हैं ये मादे। ठीक है, ठीक है, गाल ब्लेडर में आ जाते हैं, गाल ब्लेडर से बाइल डक्ट के जरिए छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में और बाद में फुजला बनकर बाहर निकल जाते हैं या पेशाब के रास्ते से। ये जो फुजला की रंगत होती है बच्चे, ब्राउन कलर की, ये इन्हीं की वजह से ब्रेक, ये आपके जो है वो सेहतमंद जो है सिस्टम की निशानदेही करती है। उसके अलावा जो आपका जो यूरिन करते हैं हम, पेशाब वगैरह, उसका जो कलर होता है येलोविश, लाइट येलो, वो भी इस चीज़ की निशानदेही करता है कि जिस्म में ये जो ब्रेक डाउन है वो ठीक हो रही है। अगर ये ब्रेक डाउन बच्चे ठीक ना हो और बाइल डक्ट किसी वजह से बंद हो जाए या आपका जो जिगर है वो सही तरीके से काम ना करे, तो ये मादे आरबीसी ये अच्छे तरीके से नहीं निकल सकेंगे खून से, ये खून में शामिल हो जाएंगे और खून में शामिल होकर इस तरह आपकी जो जिल्द है उसका रंग पीला कर देंगे और यरकान की तरफ ये चीज़ें लेकर जाती हैं। ठीक है, आपकी आंखों का रंग पीला हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपने जिगर को हेल्दी रखने के लिए आप जो है वो हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और इस अमल को हमने बोल दिया जी एमल्सिफिकेशन, क्योंकि ये बाइल ने इनको छोटे छोटे नमकियात, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल दिया। अच्छा, ये हमने पढ़ी जिगर की रतूबत। जिगर की रतूबत क्या थी बच्चे, जिगर की रतूबत क्या थी, बाइल। ओके, अब हम पढ़ते हैं, ये देखें मैंने आपको बताया कि जिगर भी रतूबतें खारिज करेगा और पैंक्रियाज भी करेगा। इनको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये मावन है, ये मदद कर रहे हैं फूड की डाइजेशन में। जिगर से निकलने वाले बाइल ने डाइजेशन की है उसकी लिपिड्स की,
तो जो बच्चे पेंक्रियाज है, लबलबा है, ये भी मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें इसी कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए, जिससे ये बाइल आ रहा है गाल ब्लैडर से, इसी के ज़रिए ये पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ये कॉमन बाइल डक्ट में चली जाएगी रतूबत पेंक्रियाज से आने वाली, तो ये भी रतूबतें खारिज करेगा। तो पेंक्रियाज की रतूबतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पेंक्रियाज की रतूबत में है पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस है बच्चे, ये इसने थोड़ी सी उर्दू मीडियम वाले से यहाँ से गलती हुई है। पेंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, और जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, यहाँ पे जूस काट दें, ये जूस को आपने यहाँ लिखना है, ठीक है ना, जहाँ मैंने लिख दिया। तो पेंक्रियाज की रतूबत यानी पेंक्रियाटिक जूस है, वो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडनम में दाखिल होता है, ठीक है। तो जो पहला हिस्सा है ड्यूडनम है, आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ये जो पेंक्रियाटिक जूस है वो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूडनम के जरिए दाखिल हो जाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का सबसे पहले वाला हिस्सा है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडनम में दाखिल होने से पहले कॉमन बाइल डक्ट में खुलती है, यानी कि यहाँ पे इसने स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होने से पहले ये जो बाइल डक्ट आ रही है ना गाल ब्लेडर से, ठीक है ना, ये इसी में ही ये शामिल हो जाएगी, इसलिए तो हमने इसको कॉमन बाइल डक्ट बोला है, ठीक है। और फिर क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, इसकी तरकीब बयान करें, ठीक है। तो इसमें कई एंजाइम्स हैं बच्चे, ट्रिप्सन है, पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम हम आगे भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, और लाइपेज है, ठीक है। बच्चे इनके नाम इसी तरह रखे गए ज्यादातर के, इनके नाम से इनका फंक्शन जाहिर होता है, ठीक है ना। ये जो ट्रिप्सन है बच्चे, ट्रिप्सन ये एंजाइम है, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगा, ठीक है। ये ट्रिप्सन किसकी डाइजेशन करेगा, प्रोटीन्स की। ये एमाइलेज है जो पेंक्रियाज से आ रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करेगा, ठीक है। ये जो लाइपेज है, ये इसके नाम से जाहिर है कि ये लिपिड्स की डाइजेशन करेगा, जो खुराक में मौजूद लिपिड्स होंगे, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिवली फंक्शन है इनका, जो ट्रिप्सन है ये प्रोटीन की, पेंक्रियाटिक एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स की, और जो लाइपेज है बच्चे वो लिपिड्स की हाजमे में मदद देते हैं। पेंक्रियाटिक जूस में और क्या होता है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जो कायम होता है बच्चे वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, मैदे से आ रहा होता है, क्योंकि उसमें HCl वगैरह भी शामिल था। कायम आपको पता है ना कि जो सूप लाइक स्ट्रक्चर है जो मैदे में बन गया था, बोलोस और कायम का मैंने फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स में समझाया है तीनों में। तो कायम की जो तेजाबियत होती है, उसमें तेजाबियत होती है HCl की वजह से। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है बच्चे, ये एक अल्कली है, ठीक है, बेस है। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे, ये कायम की तेजाबियत ये क्या है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो तेजाबियत है वो उसको खत्म कर देता है। तो इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें मैदे में भी दीवारों में ग्लैंड्स मौजूद थे, यहाँ भी हैं ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो जो तमाम इकसाम की खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल करते हैं। अच्छा बच्चे, एक चीज़ जो मैंने गलती से आपको बताई थी कि जो खुराक की मुकम्मल डाइजेशन है वो मैदे में होती है बच्चे, दरअसल मैदे में नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, ठीक है ना। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन, वो मैं ये ऑरल कैविटी वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा था उस दिन, तो वो मैंने कहा कि यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होगी, केमिकल डाइजेशन, और मैदे में कंप्लीट होगी। दरअसल मैदे में भी पार्शियल ही होती है, ओरल कैविटी में भी जुजवी डाइजेशन होगी, मैदे में भी जुजवी होगी, और जो मुकम्मल होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होगी, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ तक था कि अब जल्दी से इसको हम देखते हैं कि क्या है। ये क्वाइल ट्यूब है, इसके 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम, ठीक है। और जिगर की और जो लबलबा है उसकी रतूबतें असर करती हैं। बाइल क्या काम करता है, लिपिड्स को तोड़ता है खुराक में मौजूद, और उनको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं हम, ठीक है। और जो पेंक्रियाज है वो मुख्तलिफ रतूबतें यानी कि पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है। ये क्या है, इसमें मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के हाजमे में मदद करते हैं। उसके अलावा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा बच्चे, अब ये जो बात उसने की है कि दीवारों में मौजूद ग्लैंड्स एंजाइम खारिज करते हैं जो तमाम इकसाम की खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल करते हैं, इसको हम तफसील से पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखें, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, खुराक का इंतजाम। देखें बच्चे, ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि खुराक की जो जो एब्जॉर्प्शन है, जो इंतजाम है वो कहाँ पे होता है।
यानी कि ये जो आपने खुराक खाई है मुंह के जरिए, फूड पाइप के जरिए आई है, मैदे में आई है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आई है, तो ये खून में कहाँ पे जज़ब होगी? तो बच्चे, खुराक हमेशा छोटी आंत से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही खून में शामिल होगी, बड़ी आंत से खून में शामिल नहीं होगी, मैदे से खून में शामिल नहीं होगी, खुराक वाली नाली से खून में शामिल नहीं होगी। खून में शामिल जो खुराक का इंतजाब होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो कहाँ होगी? वो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के बाद, अब खुराक की मुकम्मल डाइजेशन छोटी आंत में हो गई। इख्तितामी प्रोडक्ट्स जो यानी कि एंड प्रोडक्ट बनती हैं, खुराक को तोड़ फोड़ लिया है, अमीनो एसिड बन गए हैं, जो आपने प्रोटीन खाई थी वो टूट कर अमीनो एसिड बन गए हैं, शुगर्स जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे वो शुगर में बदल गए हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो आपने लिपिड खाए थे वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल गए हैं। वो अब आपके एलिमेंट्री कैनाल से निकलकर, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से से निकलकर? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री कैनाल की हम इसे पढ़ रहे हैं छोटी आंत, ठीक है ना। तो छोटी आंत से निकलकर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपका खून, ठीक है, जो दिल के जरिए पूरे जिस्म में पंप किया जाता है। तो खून में शामिल खुराक ने कहां पे होना है? छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तयदार होती हैं। तो आपको आपको पता है कि बच्चे, ये इसका हमने पढ़ा है कि कोई ये 6-7 मीटर जो है बेटे, ये लंबी है, ठीक है ना। इसकी लंबाई 6-7 मीटर है, हमने पढ़ा है। तो इनकी वजह से जो है इसकी अंदरूनी दीवारें बहुत तयदार होती हैं, ठीक है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और इन तहों पर लाखों उंगली नुमा उभार भी होते हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। विलाई वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कि विलाई क्या है। तो ये जो छोटी आंत होती है उसकी दीवारों पर बहुत सारी तहें होती हैं और लाखों उंगली नुमा उभार भी होते हैं, ठीक है। अब उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? विलाई, ठीक है। अगर एक होगा तो उसको हम विलस बोलेंगे, ठीक है ना। ये विलस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई दिखाए गए हैं। यहाँ से ये जो बालदार नालियां हैं ये अंदरूनी दीवार में तहें हैं, हमने बोला, ठीक है। इन तहों में क्या होते हैं? ये विलाई आपको बड़ा करके ये स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ब्लड कैपरीज होती हैं और ये जो लैक्टियल होती हैं बाद में ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मुंसलिक होती हैं, यानी कि दिल के साथ, और वहाँ पे आपको क्या है? ये खुराक को जज़ब करवाती हैं। ये तहें और इन पर मौजूद विलाई खुराक के इंतजाम के लिए बड़ा सती रकबा बनाते हैं। यानी कि जितने हमने कहा कि लाखों उंगली नुमा उभार हैं विलाई, तो ये इनके वजह से जो सती रकबा है, सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खुराक को हजम करने के लिए, इंतजाम करने के लिए खून में बड़ा एक सती रकबा मिल जाता है और आपकी खुराक क्या है? खून में शामिल होती है। ऐसे खुराक के मालिक्यूल इस सतह से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जज़ब हो जाते हैं। डिफ्यूजन होगी, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती डिफ्यूजन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। हर विलस की दीवार सेल्स की सिर्फ एक ही तय की बनी होती है विलस के अंदर। अब एक है तो बच्चे उसको विलस बोलेंगे, लाखों हैं, बहुत सारे हैं या एक से ज्यादा हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? विलाई। तो विलाई का क्या फंक्शन है? कि ये खुराक के इंतजाम में के लिए सतही रकबा बनाते हैं, ठीक है ना। और विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल्स भी इसके साथ बच्चे जुड़ी होती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। ये लिम्फ वेसल्स दरअसल इनमें लिम्फ होता है, ये आपके दिफाई निज़ाम का हिस्सा है, ठीक है ना। और लिम्फ वेसल्स यानी कि लैक्टियल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिम्फ वेसल है, ब्लड कैपिलरीज भी हैं, लिम्फ वेसल यानी कि ये वाली जो वेसल्स जा रही हैं नालियाँ, ये क्या है? इनको हम लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टियल के बारे में भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये लैक्टियल। अच्छा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लिसरॉल, अब ये कैसे? हमने कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बन गए, ठीक है ना, अमीनो एसिड बन गए, जो प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स आपने खाए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये किस तरह हजम हो, किस तरह ये जज़ब होंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड विलाई के लैक्टियल में दाखिल होते हैं, ठीक है ना। ये जो विलाई का लैक्टियल है बच्चे, इसमें इन्होंने क्या होना है? दाखिल होना है। ये विलाई है, इसके लैक्टियल में क्या है? दाखिल होना है। इन नालियों में गर्दिश करना शुरू करना है इन्होंने, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लैक्टियल क्या करेगी? इन्हें बड़ी लिम्फ वेसल्स में ले जाते हैं। ये लिम्फ वेसल दिल के करीब बड़ी ब्लड वेसल्स में खुलती हैं। तो दिल की तरफ पहुंचा देना है, दिल की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं बच्चे, ठीक है,
उनमें ये खुल जाएंगी और दिल क्या कर देगा, इनको पूरे जिस्म में खुराक जो आपकी हजम होकर जज़ब हो चुकी है, इससे लैक्टियल से बड़ी ब्लड वेसल ये यहाँ से जाएंगी और ये दिल के करीब होंगी। तो ये दिल के करीब होने की वजह से दिल में जब इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो दिल से ये खुराक आपके पूरे जिस्म में क्या है, दिल ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये तो बात थी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो आपने खाए थे उनके साथ क्या होता है, यानी कि जो लिपिड्स वाली खुराक। इस तरह जो अमीनो एसिड्स और सादा शुगर्स आपने लिए हैं वो भी क्या है कि ब्लड वलाई की ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होते हैं। जब जब ये वहां पे दाखिल होते हैं तो ये कैपिलरीज मिलकर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं जो इन मादों को जिगर में ले जाती हैं। हेपेटिक का मतलब होता है बच्चे जिगर, ठीक है ना। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, जिगर। जैसे हेपाटाइटिस है वो जिगर की मर्ज है, तो हेपेटिक का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका क्या मतलब है, जिगर, ठीक है। तो इन मादों को, इसको पोर्टल वेन इसलिए कहते हैं। वेन आपको पता होता है कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो दिल की तरफ जाती हैं। तो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये, वो जिगर वाली जो है वो वेन है, ठीक है ना। जब ये मादे जिगर में जाएंगे तो जिगर से क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए खुराक के जरूरी मालिक्यूल्स इसके जरिए दिल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसने खुराक को दिल, जिगर से दिल की तरफ लेकर जाना है, तो इसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। यानी कि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन खुराक को किस तरफ लेकर जाती है। तो हेपेटिक का मतलब है जिगर, जिगर से वेन बोला है तो वेन हमेशा दिल की तरफ जाएगी, तो ये दिल की तरफ इसको लेकर जाती है। तो यहाँ से जिस्म के तमाम हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो वलाई के लैक्टियल में दाखिल होते हैं, ठीक है, और बड़ी लिम्फ वेसल के जरिए इनको दिल के करीब बड़ी ब्लड वेसल में फेंक दिया जाता है, और जहाँ से ट्रांसफर होते हैं। और अमीनो एसिड और जो सादा शुगर्स हैं वो ब्लड वलाई की ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होते हैं और हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए दिल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इनमें था। अच्छा बच्चे, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात और बताई गई है। ये वैसे है तो चलें, ये इसको लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ये उसका हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों के इंजाइम्स हैं जो उनके बारे में हमने पढ़ना है। 1-2 मिनट, हमारे 2-4 मिनट और लगेंगे लेक्चर को। देखें बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल में हम शुरू हुए थे ओरल कैविटी से, ठीक है। कहाँ से शुरू हुए थे, मुंह वाली बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से। तो उसमें हमने पढ़ना है कि एंजाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चे, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज लाजमी आएंगे कि ये एंजाइम का क्या फंक्शन है। हम एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों में एंजाइम के अफाल पढ़ेंगे। देखें बच्चे, एंजाइम कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा है। सबस्ट्रेट का मतलब ये है कि जिस पर एंजाइम ने एक्ट करना है, जिस पर एंजाइम ने काम करना है। प्रोडक्ट ये है कि उसको तोड़ फोड़ के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी। तो हमने ओरल कैविटी में पढ़ा था कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे हैं सारा, अभी हम सिर्फ रिवीजन में है, समझे। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है बच्चे, ये आपको पता था खुराक में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड्स थे, ठीक है। तो उनकी ब्रेक डाउन करके उनको डाइसेकेराइड यानी कि माल्टोज में बदलता है। तो ये क्या है, ये पॉलीमर था, पॉलीसेकेराइड था, स्टार्च, ठीक है, बहुत सारे शुगर से मिलकर बना था माल्टोज से। अब माल्टोज क्या है, ये क्या है, एक डाइसेकेराइड है, यानी कि सिर्फ 2 यूनिट वाले, एक बहुत हजारों यूनिट वाले मालिक्यूल को सिर्फ 2 यूनिट वाले मालिक्यूल में तोड़ देगा। तो सलाइवरी अमाइलेज कहाँ था, ओरल कैविटी में। अब आ जाए मैदा में। मैदा में कौन सा एंजाइम होता है, मैदा में होता है पेप्सिन, ठीक है। तो जो पेप्सिन होता है, अब देखें इनके नाम में ही इनका जो है वो वाज़ह है कि ये कहाँ पे काम करेंगे। तो पेप्सिन है ये प्रोटीन, पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो खुराक में आप प्रोटीन लेंगे, गोश्त वगैरह, दालें वगैरह, तो ये उनकी डाइजेशन करके, प्रोटीन किस चीज की मिलकर बनी होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की, ठीक है ना। अमीनो एसिड की बनती हैं, और इन अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ देगा प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करेगा मैदा के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ देगा। उसके बाद आ गए बच्चे छोटी आंत में खुराक। तो छोटी आंत में कौन कौन से काम करेंगे एंजाइम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे हमने फंक्शन पढ़ा है पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, जो आपके लबलबे से पेंक्रियास से आ रहा है। तो ये क्या काम करेगा, जो स्टार्च थी वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है और सलाइवरी अमाइलेज है, इनका फंक्शन एक ही है बेटे, बस फर्क ये है सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में होता है और ये ओरल कैविटी में होता है, आपके मुंह में होता है, ठीक है। और जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है ये पेंक्रियास से आता है, पेंक्रियाटिक जूस में होता है, ठीक है। तो सलाइवा में मौजूद एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज, और उसमें
जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें कौन सा एंजाइम है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। दोनों का फंक्शन एक ही है कि ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। बच्चे अब सारे एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, ठीक है। अब देखें ट्रिप्सिन है तो ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड में बदलेगा, प्रोटीन को तोड़कर उनके छोटे छोटे बॉन्ड्स में बदल देगा। काइमोट्रिप्सिन है, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, और देखें प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है, अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड को पेप्टाइड में बदल देगा प्रोटीन्स को। तो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन का भी फंक्शन क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन है बेटा, सेम फंक्शन है। उसके बाद बच्चे पेप्टाइडेज, ठीक है। पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड थे, उनको जब एक पेप्टाइड बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ठीक है, जब ये मिसाल के तौर पर एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है, ये दो अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये जुड़े किससे हुए हैं, इस बॉन्ड से। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड को जब तोड़ा जाएगा तो ये अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो पेप्टाइडेज है, देखिए एज आ जाए तो इसका मतलब है एंजाइम एंड पे, ठीक है। तो पेप्टाइड है तो पेप्टाइडेज है, तो ये क्या है, पेप्टाइड को तोड़ेगा। इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, पेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड पर अमल करेगा, उसको तोड़ेगा, और उसको किस में, जब पेप्टाइड को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड एंड, ठीक है, पेप्टाइड्स। बाद लाइपेज है, एज का मतलब आपको पता है एंजाइम होता है, और लिप मतलब लिपर्ड्स, यानी कि जो आपने खुराक में फैट्स वगैरह ली हैं, घी मक्खन वगैरह, चर्बियां चिकनाइयां, लाइपेज लिपर्ड्स की फैट्स को जब हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, यानी कि जब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलते हैं तो फैट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपने इसका याद रखना। न्यूक्लियस, आप खुराक खाते हैं उसमें सेल्स होते हैं, सेल्स में डीएनए होते हैं, ठीक है ना, पौधे की, जानवरों की, जो भी आप खाते हैं चीजें, तो उनको जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए, उनको तोड़ेगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के मिलकर बनते हैं। माल्टेज है बच्चे, नाम से ही जाहिर है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। सुक्रेज है, ये सक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदल देगा, नाम से ही जाहिर है। लैक्टेज है, ये लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। डाईपेप्टाइडेज है, ठीक है ना, ये डाईपेप्टाइड्स को तोड़ेगा अमीनो एसिड में। देखिए इसका नाम स्पेसिफिक है, एक खास है, डाईपेप्टाइडेज, यानी कि डाई मतलब दो, पेप्टाइड मतलब बॉन्ड, एज मतलब एंजाइम, ठीक है ना। तो ये ऐसा एंजाइम है जो डाईपेप्टाइड होते हैं, दो दो बॉन्ड होते हैं पेप्टाइड्स के, उनको तोड़कर सादा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। चले बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह खुराक आपके जिस्म में हजम होती है, ठीक है, और आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम चली जाती है, और उसके बाद कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं। चलें बच्चे, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरों दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।